हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आपका अंकुश एकेडमी में स्वागत है और मैं प्रियंका। आज का क्लास है मौर्य साम्राज्य के बारे में जानेंगे कि ये जो मौर्य साम्राज्य था उनका शासनकाल कितना वर्षों तक चला, मौर्य वंश का संस्थापक कौन थे, किसकी सहायता से मौर्य वंश की स्थापना की गई थी, ये सब के बारे में हम लोग जानेंगे। और इस चैनल पे जो नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो चलिए पहले अपने क्लास को शुरू करते हैं। ये जो मौर्य साम्राज्य है उसका जो शासन काल था कितना था, 322 से 185 बिफोर क्राइस्ट ईसा पूर्व, 322 से 185 बिफोर क्राइस्ट तक ये मौर्य साम्राज्य का शासनकाल चला। अब जो मौर्य वंश, ये जो मौर्य वंश है उसका संस्थापक कौन थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य, ये मौर्य वंश के संस्थापक थे। और इनका शासनकाल कब तक चला, 322 से 298 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य इस वंश के संस्थापक थे और इनका जो शासनकाल चला वो कब चला, 322 से 298 ईसा पूर्व तक। अब है कि चंद्रगुप्त मौर्य, ये जो चंद्रगुप्त मौर्य है उनका जन्म कब हुआ था, तो 345 ईसा पूर्व। इनका जो जन्म हुआ था 345 ईसा पूर्व में हुआ था और 322 ईसा पूर्व में राजगद्दी पर बैठा। इन्होंने अपने हाथ में शासन व्यवस्था कब से ली, तो 322 ईसा पूर्व से राजगद्दी पर बैठा। अब है कि घानानन को हराने में चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी। ये जो नंद वंश का अंतिम शासक था, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था, तो ये घनानन थे। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था, घनानन। इनको ही चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। और किसकी मदद से, तो चाणक्य की मदद से, जो कि बाद में आगे चलकर चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री बना। कौन बना, तो चाणक्य बना। इनकी ही मदद से घनानन को हराए चंद्रगुप्त मौर्य ने और मौर्य वंश की स्थापना की। अब है चाणक्य का और भी नाम था, क्या था, कौटिल्य और विष्णुगुप्त। ये जो कौटिल्य और विष्णुगुप्त है वो किनका नाम था, तो चाणक्य का ही नाम था। और उनके द्वारा एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी गई है जो कि अर्थशास्त्र है। क्या है, अर्थशास्त्र है। कौटिल्य द्वारा लिखी पुस्तक का क्या नाम है, अर्थशास्त्र है, जो 15 अधिकरणों में विभाजित है। कितने अधिकरणों में विभाजित है, तो 15 अधिकरणों में विभाजित है। आजकल जो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है वो सब यहीं से बनता है। जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है वो कितने भागों में विभाजित, कितने अधिकरणों में विभाजित है, तो 15 अधिकरणों में विभाजित है। और ये जो अर्थशास्त्र किताब है उसका संबंध किससे है, तो राजनीति से है, राजनीति से भी। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और चाणक्य का क्या क्या नाम था, तो विष्णुगुप्त और कौटिल्य। और चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया था। ये जो चंद्रगुप्त मौर्य थे इन्होंने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया था। और चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उन्होंने जैनी गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। ये जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने किससे लिए थे शिक्षा, तो भद्रबाहु। और किस धर्म के थे, तो जैन धर्म के थे। किस धर्म के, जैन धर्म से की दीक्षा ली थी। किससे, तो भद्रबाहु से। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज आए थे। सब खांसी हो गया जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाता है। ये जो मेगास्थनीज थे वो किसके दरबार में आए थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ये जो मेगास्थनीज थे वो किसके निकट राजदूत थे, तो सेल्यूकस निकेटर का ये राजदूत थे मेगास्थनीज, जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहते थे। ये जो मेगास्थनीज है वो चंद्रगुप्त के दरबार में रहते थे। और मेगास्थनीज द्वारा लिखी पुस्तक का क्या नाम है, इंडिका। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक का क्या नाम है, तो इंडिका है। और मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को क्या कहा था, पॉलिंगबोर्था कहा है।
ये जो मेगास्थनीज है उन्होंने पाटलिपुत्र को क्या कहा था, तो पॉलिम्बोर्था कहा था। और मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज कितने वर्गों में विभाजित था, तो 7 वर्गों में विभाजित था। ये जो मेगास्थनीज है उनके अनुसार भारतीय समाज 7 वर्गों में विभाजित था। कितना, 7 वर्गों में विभाजित था। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है। कितने वर्गों में विभाजित था, तो 7। कौन कौन, कृषक थे, कृषक, शिकारी, मंत्री, दार्शनिक, निरीक्षक, व्यापारी और योद्धा। ये 7 वर्गों में विभाजित था। कितने वर्गों में विभाजित था, तो 7 वर्गों में विभाजित था। क्वेश्चन इस तरह भी आता है, जैसे इसमें 4 ऑप्शन दे दिए, उसमें एक गलत है, अब इसमें कौन सा नहीं है, तो इसको अच्छे से देखिए। कृषक था, शिकारी था, मंत्री था, दार्शनिक था, निरीक्षक, व्यापारी और योद्धा था। अब है जो चंद्रगुप्त की मृत्यु हुई वो कब हुई, 298 ईसा पूर्व में। कहाँ पे, 298 ईसा पूर्व में। और कहाँ पे हुआ, तो श्रवणबेलगोला में। कहाँ हुआ, श्रवणबेलगोला में उपवास द्वारा हुआ था। चंद्रगुप्त की जो मृत्यु हुई वो 298 ईसा पूर्व में हुआ और श्रवणबेलगोला में उपवास के द्वारा हुआ। और ये श्रवणबेलगोला कहाँ है, तो बेंगलोर में है। कहाँ पे है, तो बेंगलोर में है। और चंद्रगुप्त मौर्य का जो उत्तराधिकारी बना वो कौन बना, बिंदुसार। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था और बेटा ही उनका उत्तराधिकारी बना। ये जो चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे बिंदुसार थे वही उनका उत्तराधिकारी बना। और 298 ईसा पूर्व में राजगद्दी पर बैठा। कब राजगद्दी पर बैठा, तो 298 ईसा पूर्व में बिंदुसार राजगद्दी पर बैठा। बिंदुसार का एक दूसरा भी नाम था, क्या था, अमित्रघात। क्या था, अमित्रघात। ये जो अमित्रघात है, बिंदुसार का जो दूसरा नाम था वो क्या था, अमित्रघात था, जिसका अर्थ क्या होता है, शत्रु विनाशक। ये जो अमित्रघात है उसका जो अर्थ है वो क्या है, शत्रु विनाशक। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। ये जो बिंदुसार थे वो आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। जैन ग्रंथों में, ये जो जैन ग्रंथ है उसमें बिंदुसार को क्या कहा गया है, सिंगसेन कहा गया है। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को क्या कहा गया है, तो सिंगसेन कहा गया है। बिंदुसार के शासनकाल में, जब बिंदुसार का शासनकाल चल रहा था उस टाइम तक्षशिला में 2 विद्रोह हुआ था। कितना विद्रोह हुआ था, 2 विद्रोह हुआ था। और बिंदुसार ने इस विद्रोह को दबाने के लिए किसको भेजा, पहले अशोक को भेजा अपने बेटे, और फिर बाद में सुसीम को भेजा। किसको, पहले अशोक को भेजा और सुसीम को भेजा। तक्षशिला में 2 विद्रोह हुआ, किसके शासनकाल में, तो बिंदुसार के शासनकाल में। और ये जो विद्रोह है वो किसको दबाने, ये विद्रोह को दबाने के लिए किसको भेजा, पहले अशोक को भेजा गया, बाद में सुसीम को भेजा गया। और बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटीयोकस, क्या है, एंटीयोकस। ये जो सीरिया के शासक थे कौन थे, एंटीयोकस, से क्या क्या लाने को कहा था, एक मदिरा, सूखे अंजीर एवं एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बिंदुसार ने सीरिया के राजा एंटीयोकस से क्या क्या कहा था, मदिरा, सूखे अंजीर एवं एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। अब बौद्ध विद्वान, ये एक बौद्ध विद्वान थे तारानाथ। कौन थे, तारानाथ। उन्होंने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता कहा गया है। कितने राज्यों की विजेता कहा गया है, 16 राज्यों का विजेता कहा गया है। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों की विजेता बताया है। और वायु पुराण, ये जो वायु पुराण है उसमें बिंदुसार को क्या कहा गया है, तो भद्रसार कहा गया है। वायु पुराण में बिंदुसार को क्या कहा गया है, तो भद्रसार कहा गया है। और टॉलमी टू, ये क्या है, टॉलमी टू ने भी डायोनीसियस के दरबार में भेजा था।
क्वेश्चन इस तरह भी आएगा कि बिंदुसार के शासन काल में कौन आए थे, तो डायोनिसियस, और ये टॉलमी टू के दूत के रूप में आए थे बिंदुसार के दरबार में। अशोक के बारे में, बिंदुसार का बेटा अशोक था, बिंदुसार का बेटा अशोक था और अशोक ही उसका उत्तराधिकारी बना। बिंदुसार की मृत्यु के बाद अशोक शासक बना। कौन बना? अशोक बना। और अशोक का जो शासन काल था वो कब तक था? 273 से 232 ईसा पूर्व। इनका जो शासन काल था वो 273 से 232 ईसा पूर्व तक इनका शासन काल तक चला। और मौर्य साम्राज्य में सबसे अगर प्रतापी राजा था तो कौन था? अशोक था। और अशोक का जो जानकारी मिलता है वो शिलालेख के द्वारा ही जानकारी मिलता है। और अशोक की माता कौन थी? तो सुभद्रांगी। अशोक की जो माता थी वो कौन थी? सुभद्रांगी थी। अशोक शासक बनने से पहले वो कहाँ का गवर्नर था? तो उज्जैन का गवर्नर था। अशोक शासक बनने से पहले वो कहाँ का गवर्नर था? तो उज्जैन का गवर्नर था। अब है कि कलहन की राजतरंगिणी, ये जो कलहन के द्वारा राजतरंगिणी लिखी गई है किस भाषा में है? ये संस्कृत भाषा में है। के अनुसार अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की। ये जो श्रीनगर राज्य है उसकी स्थापना किसने की थी? तो अशोक ने की थी। और इसका उल्लेख किसमें किया गया है? तो कलहन की राजतरंगिणी में किया गया है। अशोक ने जो बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी वो किससे ली थी? उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। अशोक ऐसा शासक था जिन्होंने अपनी गद्दी पाने के लिए अपने ही भाई सुसीम की हत्या की थी। अशोक ने अपने गद्दी पाने के लिए अपने ही भाई सुसीम की हत्या की थी, तब जाके ये शासक बना था अशोक। अब नेक्स्ट है कि अशोक ने अपने अभिषेक, इनका जब राज्याभिषेक हुआ तो उसके 8वें वर्ष लगभग 261 ईसा पूर्व 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध हुआ था। कौन युद्ध हुआ था? कलिंग पर आक्रमण किया था। और उसी टाइम कलिंग का युद्ध भी हुआ। कब? क्वेश्चन इस तरह भी आता है कि कलिंग का युद्ध कब हुआ? तो 261 ईसा पूर्व में हुआ था। अब भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया था। ये जो भारत में शिलालेख का प्रचलन हुआ था वो किसके शासन काल में हुआ था? तो अशोक। और सर्वप्रथम अशोक का ही शिलालेख सबसे पहले मिला। शिलालेखों में कौन कौन लिपि का प्रयोग किया गया? अशोक का जो भी शिलालेख है उसमें किस किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो ब्राह्मणी का किया गया है, खरोष्टी, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। अशोक के शिलालेखों में कौन किसका? ब्राह्मणी, खरोष्टी, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। और अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, अशोक ने जब बौद्ध धर्म को अपनाया तो उसका प्रचार प्रसार करने के लिए अपना बेटा और बेटा महेंद्र और बेटी संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का अभिलेख, ये जो अशोक का अभिलेख 4 लिपि में मिला हुआ है उसमें ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का जो अभिलेख है वो कहाँ मिला है? अफगानिस्तान में। ग्रीक और अरमाइक लिपि का ये जो अभिलेख मिला है वो कहाँ मिला है? तो अफगानिस्तान में मिला है। और खरोष्टी लिपि का अभिलेख कहाँ मिला है? तो उत्तर पश्चिम पाकिस्तान में। ये जो खरोष्टी लिपि का जो अभिलेख मिला है अशोक का वो कहाँ मिला है? उत्तर पश्चिम पाकिस्तान में। और शेष ब्राह्मणी लिपि भारत में ब्राह्मणी लिपि का अभिलेख मिला है। भारत में जितना भी अभिलेख मिला है वो किस लिपि में है? तो ब्राह्मणी लिपि में है। अफगानिस्तान में जो लिपि मिला है वो किस भाषा में है? तो ग्रीक और अरमाइक भाषा में। और पाकिस्तान में जो मिला है वो खरोष्टी लिपि में मिला है। और ये अभिलेख थे उसको भी 3 भागों में बांटा गया। अशोक का जो अभिलेख थे उसको कितने भागों में बांटा गया? तो 3 भागों में बांटा गया।
कौन कौन? शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। ये जो अशोक का अभिलेख थे उसको भी 3 भागों में बांटा गया। एक शिलालेख कहा गया, दूसरा स्तंभलेख कहा गया, तीसरा गुहालेख कहा गया है। शिलालेख, शिलालेख, अशोक का शिलालेख की संख्या कितनी थी? तो 14 थी। अशोक का जो शिलालेख था उसकी संख्या कितनी थी? तो 14 थी। अशोक के शिलालेख की खोज 1750 में, 1750 ईस्वी में पाद्रेटी पेंथलर ने की थी। सबसे पहले जो अशोक का शिलालेख खोजा गया था वो कब खोजा गया था? तो 1750 ईस्वी में पाद्रेटी पेंथलेथर के द्वारा, पाद्रेटी पेंथलेथर ने अशोक के शिलालेख की खोज की थी। कब? 1750 ईस्वी में। अब अशोक का शिलालेख सबसे पहले पढ़ने वाला कौन था? तो अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता, मतलब अशोक का जो शिलालेख है, इन्होंने, ये तो पेंथलेथर का शिलालेख की खोज की थी, इन्होंने अशोक के शिलालेख को पढ़ा नहीं। अशोक के शिलालेख को 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेस द्वारा पढ़ा गया। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेस ने पढ़ा। कब? 1837 ईस्वी में। और खोजा गया था कब? 1750 ईस्वी में। यहाँ तक हो गया। अब है अशोक के अभिलेखों में। अशोक का जो अभिलेख है उसमें उसे देवानापी मतलब देवताओं का प्रिय, देवानापी का मतलब हुआ देवताओं का प्रिय, प्रियदर्शी कहा गया है। क्या कहा गया है? प्रियदर्शी कहा गया है और देवताओं का प्रिय कहा गया है। वो किससे पता चलता है? तो अशोक के अभिलेख के माध्यम से। हम लोग जो अशोक की जानकारी के बारे में जानते हैं वो किसके माध्यम से जानते हैं? तो अभिलेख के माध्यम से ही जानते हैं। अशोक पहले शासक थे जिन्होंने अपनी शासनकाल और अपना जानकारी किसके माध्यम से दी? तो शिलालेख के माध्यम से ही दी। अशोक का जितना भी जानकारी मिलता है वो शिलालेख के माध्यम से ही मिलता है। अब नेक्स्ट है अशोक के शासन काल में ही, जब अशोक का शासन काल का समय चल रहा था उसी टाइम तृतीय बौद्ध संगीति हुआ। कौन सा? तो तृतीय बौद्ध संगीति हुआ। कहाँ पे? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। अशोक के शासन काल में ही तृतीय बौद्ध संगीति हुआ था। कहाँ? पाटलिपुत्र में हुआ था। अब नेक्स्ट है अशोक के अभिलेखों में। अशोक के अभिलेखों में कारुवाकी एवं उसके पुत्र तीवर का उल्लेख मिलता है। ये जो अशोक के अभिलेख है, ऐसे तो अशोक की बहुत सारी पत्नियां थी, मगर अशोक के जो अभिलेख में उनकी पत्नी का उल्लेख किया गया वो कौन है? कारुवाकी है। और उनके पुत्र तीवर का उल्लेख किया गया है। अब नेक्स्ट है पुराणों में। ये जो पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। ये जो पुराणों होता है उसमें अशोक को क्या कहा गया है? तो अशोकवर्धन कहा गया है। अब नेक्स्ट है अशोक ने आजीविकों को रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में, कहा? तो बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण कराया था। कितनी गुफाओं का निर्माण कराया था? तो 4 गुफाओं की निर्माण कराया था। कहाँ? बराबर की पहाड़ियों में कराया था। और कलिंग युद्ध, जब कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ तो कलिंग युद्ध में कम से कम लाखों व्यक्ति मारे गए। कितना? लाखों व्यक्ति मारे गए। तो ये जो युद्ध हुआ अशोक के शासन काल में, अशोक के सामने ही, तो ये युद्ध ने अशोक की हृदय नीति को ही बदल दिया, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से इतने आदमी को मरते देखना, खून खराबा देखा, तो उन्होंने अपनी नीति को ही बदल लिया। तो कलिंग युद्ध के बाद अशोक को गहरी व्यवस्था एवं पश्चाताप हुआ। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद उनको पश्चाताप हुआ और उसने दूसरे राज्यों से युद्ध करने की नीति त्याग दी। उन्होंने फिर दूसरे राज्यों से युद्ध करने की नीति को त्याग दिया और सांस्कृतिक विजय पाने की नीति अपनाई।
और सांस्कृतिक विजय पाने की नीति अपनाई। और अशोक ने भेरी घोष के बदले धम्म घोष को अपनाया। अशोक ने भेरी घोष के बदले अशोक धम्म को अपनाया। ये जो अशोक का शासन काल है उसमें उनका जितना भी अभिलेख है, अभिलेख की संख्या 14 है, अष्टमलेख की संख्या 7 है। तो इसको जो पढ़ेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा, क्योंकि ये जो अशोक का ये मौर्य साम्राज्य का टॉपिक बहुत बड़ा है और इससे जो क्वेश्चन बनते हैं वो ज्यादातर अब क्वेश्चन शिलालेख से, अष्टमलेख से ही आता है, इसीलिए इसका नेक्स्ट वीडियो भी आएगा। और इस चैनल पे जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।